ओके, सो जनरल क्लास में हमने यहाँ पे एंड किया था। यहाँ पे तो जैसे कि यहाँ पे दो डायग्राम मैंने बनाया, फेजर डायग्राम, कि अगर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर ज्यादा हो जाए कैपेसिटर से, मतलब ये कंडीशन अगर लागू हो जाए तो ऑब्वियस बात है फेजर डायग्राम है जो अगर ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, उनके अगर ये कंडीशन लागू हो जाए तो रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर आएगा, VL माइनस VC ये आएगा। फिर इसको ऐड करना किसके साथ, रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है, तो उनको अगर हम ऐड करें वेक्टर फॉर्म में ऐड करें, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाए, तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो नेट पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है पूरे सर्किट में, जो नेट वोल्टेज है E नॉट, सारे वोल्टेज को मिला के नेट वोल्टेज आएगा। तो ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है करंट से। जितना करंट हमने एसी सोर्स से करंट गया है, सप्लाई जितना हमने कर रखा है, कितना I नॉट साइन ओमेगा, ये तो ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स हमने सप्लाई कर रखा है। तो करंट से जो वोल्टेज है मैक्सिमम वोल्टेज उतना सर्किट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। कितना एंगल I एंगल लीड कर रहा है। अच्छा, दूसरा केस में हमने बात किया अगर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर कैपेसिटर की कंपैरिजन में कम हो जाए, यानी कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो जाए और इंडक्टर में कम हो जाए, तो इस केस में क्या होगा ना, जो रिजल्टेंट डाउनवर्ड आएगा। ठीक है, अगर हम इंडक्टर एंड कैपेसिटर का रिजल्टेंट निकाले, रिजल्टेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, फिर उसको एक करेंगे VR के साथ, तो दोनों का वेक्टर इंटरसेक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा। तो ये तरफ देगा मतलब जो मैक्सिमम पोटेंशियल थ्रू आउट द पूरा एंटायर सर्किट RLC सर्किट के लिए, ठीक है नहीं, पूरी सर्किट के लिए RLC सर्किट के लिए नेट पोटेंशियल क्या आ जाएगा, यानी कि नेट वोल्टेज E नॉट आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं कैपेसिटर का वोल्टेज को ज्यादा माना तो ये करंट को क्या करेगा, ज्यादा पास कराएगा। ये सर नो, कैपेसिटर क्या करा जाएगा, ऑल्टरनेटिव करंट को पास करा जाएगा वोल्ट मतलब, और इंडक्टर क्या करता है, करंट को अपोज करता है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस अगर वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा ऑब्वियसली ज्यादा करंट पास कराएगा, तो करंट लीड ही करेगा। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि करंट लीड कर रहा है। ये सर नो, यहाँ पे ये करंट लीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, करंट लीड कर रहा है। कितना एंगल, I एंगल लीड कर रहा है, क्योंकि पीछे आ रहा है मतलब I एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब एंगल नेगेटिव में आएगा, मतलब ये लैग कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है। तो यहाँ पे दो चीजें हमें समझ में आएगा, क्या दो चीजें, कि अगर सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर हो जाए तो करंट लीड करेगा, और डोमिनेंस कौन रहेगा, किसका, कैपेसिटर का। अगर वोल्टेज सर्किट में इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो वोल्टेज लीड करेगा, तो किसका मतलब डोमिनेंस रहेगा, इंडक्टर का। समझना है, यहाँ पे लिख चुका हूँ, द सर्किट इन द सर्किट इंडक्टर इफेक्ट इज डोमिनेंस, इस कंडीशन में इन द सर्किट कैपेसिटर इफेक्ट इज डोमिनेंट। समझना क्या होता है, ये डोमिनेट करेगा। हमें क्या चाहिए था, हमारा गोल था कि हमने ऑल्टरनेटिव करंट सोर्स को अप्लाई कर रखे, वोल्टेज को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलो इस फेजर के पास आता है, ये तो दो केस था, लेकिन एक्चुअल फेजर यही था। हमने मान रखे हैं इनिशियली कि जो इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा है, तो ये वाला कंसीडर करेंगे। तो इसके बताएंगे इस फेजर डायग्राम से हमें इसका इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे ना, वोल्टेज कितना, टोटल वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है उसका इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। और इक्वेशन कैसे आना चाहिए, क्योंकि ऑल्टरनेटिव करंट सोर्स दे रखे हैं, तो वोल्टेज भी ऑल्टरनेटिव की टाइप का आना चाहिए, टाइम वेरिंग आना चाहिए। कितना आएगा बता, क्या मैं तेरे को फेजर में एक बात बताएगा, थोड़ा सा रिकेप करो। देख, अगर मान ले ये तरह साइन ओमेगा टी है और ये तरह कॉस ओमेगा टी है, और ग्राफ तरह यहाँ पर कुछ बन रहा है, मान ली ये तरह कुछ, मान ली ये तरह कुछ मान ले की तरह वाई है, तो इसका इक्वेशन है, और ये फाइव एंगल आर्टिकल चल रहा है। समझ रहे हो, तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे उसका एम्पलीट्यूड कितना है, वाई नॉट लिखेंगे, वाई नॉट। अच्छा, कितना है, अच्छा रेफरेंस है, कितना एंगल आगे चला है, अच्छा कौन सा रेफरेंस है, साइन ओमेगा टी से रेफरेंस है, तो साइन ओमेगा टी रेफरेंस ले लिया। कितना एंगल आगे चल रहा है, फाइव एंगल आगे चल रहा है, क्लॉकवाइज या एंटीक्लॉकवाइज, एंटीक्लॉकवाइज, तो एंटीक्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव आएगा, तो ये तरह हो गया इक्वेशन आएगा ना, ये तरह इक्वेशन आएगा ना, इसका इक्वेशन। तो इस तरीके से हम इसका भी इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। समझ में आया, अब ये बता था कि नहीं, बस। तो उसका डायग्राम को मैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके लेके आता हूँ, क्योंकि नहीं बनाएंगे टाइम वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ये डायग्राम को मैं कॉपी पेस्ट बना के लेके आता हूँ, एक सेकंड। अच्छा, ये वाला कॉपी, एक सेकंड आ जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है, सारी चीज फेजर के ऊपर है। देख फेजर कितना इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसे में फेजर कितना इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है कि नहीं देखो, बिना फेजर से कुछ होगा ही नहीं भाई, इससे कुछ होगा ही नहीं, हर बात में तेरे फेजर की जरूरत पड़ेगी। देख यहाँ पे बिना मैथमेटिकल इक्वेशन से, बिना इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से हम इसका इक्वेशन तैयार कर रहे हैं, किसके बेसिस पर, फेजर के बेसिस पर। समझ में आ रहा है, लेकिन पहले केस में
पहले कैसे इक्वेशन इंटीग्रेशन बहुत सारा झमेला था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आ रही नहीं? दिस इज द पावर ऑफ फेजर। देख भाई, अब बता हम कौन सा कंडीशन में रखे हैं, VL ग्रेटर देन VC। समझ में आ रहा है? तो इस केस में कौन लीड कर रहा है, वोल्टेज कितना एंगल लीड कर रहा है, फाइव। अच्छा, कौन सी बेसिस, कौन सी रेफरेंस से ये चल रहा है आगे, साइन ओमेगा टी की रेफरेंस से। अच्छा, इसका अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो मेरे को नेट वोल्टेज क्या आ जाएगा, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं इक्वेशन कैसे लिखूं, E नॉट, उसका एम्पलीट्यूड पहले आएगा E नॉट, बता साइन ओमेगा टी की रेफरेंस से ले रखा हूं, क्योंकि ये जो मतलब वोल्टेज जो लीड कर रहा है किसके बेसिस पर, क्योंकि करंट से लीड कर रहा है, तो करंट की तरह साइन एक्सिस में है ना, तो रेफरेंस साइन ओमेगा टी के रेफरेंस पे मैं उसका मतलब जो फेजर बना रखा है, ठीक है कि नहीं, तो रेफरेंस क्या आएगा, साइन ओमेगा टी। अच्छा, कितना एंगल आगे चला है, हाय क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हाई आएगा। ई नॉट तेरा एम्पलीट्यूड आया पहले, अच्छा एम्पलीट्यूड साइन से रेफरेंस ले रखा है तो साइन ओमेगा आ गया, हाई एंगल आगे चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस फाई आ गया, तो ये तेरा आ गया वोल्टेज का इक्वेशन। देख कितना इजीली तू डिराइव कर लिया, दिस इज द इक्वेशन। देख करंट कितना था तू दे रखा था, करंट था आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्या तू RLC सर्किट में, इन RLC circuit the applied alternating current source, the applied AC source, the applied AC source क्या था, I इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है कि नहीं। हमारा टारगेट क्या था, वोल्टेज कैलकुलेट करना था, तो हमने फेजर के डायग्राम की बेसिस पर वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया। नेट सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के अक्रॉस जितना पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है मैक्सिमम करंट को फ्लो कराने के लिए सबको ऐड करेंगे तो हमें नेट पोटेंशियल मिलेगा, नेट वोल्टेज मिलेगा, तो हम फेजर के बेसिस पर वेक्टर एडिशन को लगाते हुए कैलकुलेट कर लिया इतना। देख तो यहाँ पे तो बता, ये तो करंट का इक्वेशन है, ये तो वोल्टेज का इक्वेशन है, ठीक है कि नहीं। ये भी टाइम एलिमेंट दिया रहा है, पता इनमें से कौन लीड कर रहा है, कौन लीड कर रहा है, करंट या वोल्टेज, वोल्टेज। इसका देख फेज कितना है, ओमेगा टी है, इसका ओमेगा टी प्लस फाइव अकेला चल रहा है, एक्स्ट्रा चल रहा है, इसका फेज है ओमेगा टी, इसका फेज है ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब फेज से इसका ओमेगा टी से ये प्लस फाइव और एक्स्ट्रा चल रहा है, इसका मतलब करंट या फिर वोल्टेज लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है यहाँ पे। समझ आ रहा है? तो हमेशा याद रखना कि जब भी VL, मैंने क्या एक बात बता, जब भी VL वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ग्रेटर देन हो जाए कैपेसिटर से, तो कौन लीड करता है, इन दिस कंडीशन the current lag छोड़ो, in this condition the voltage lead by a phase difference of 5 angle, the voltage lead by a phase difference of 5 angle to the current, which is the current x related to the current। समझ में आ रहा है नहीं, टू द करेंट, ठीक है। यहाँ पे हमें साफ साफ यहाँ पे पता चल रहा है और फेजर डायग्राम में भी पता चल रहा है कि जो मतलब इस कंडीशन में VL ग्रेटर देन VC कंडीशन में जो वोल्टेज है टोटल सर्किट में जो नेट वोल्टेज है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, किसके साथ लीड कर रहा है, किससे लीड कर रहा है, करंट से। कितना एंगल आएगा, ये फेज डिफरेंस हमें पता नहीं है, कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, लेकिन हमें आर्बिट्ररी ले लिया कि था एंगल आगे चल चुका है, कितना आगे चला हम ये कैलकुलेट करेंगे। समझ में आएगा? अच्छा ये क्या करा, अच्छा मैं एक बात बता, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज कैसे डेवलप हो जाएगा मैक्सिमम, हमें बोल रहे हैं कि मान ले कि इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो ज्यादा है कैपेसिटर के कंपैरिजन में, कैसे हुआ मेरे को एक बात बता भाई, इंडक्टर के क्रॉस जो मैक्सिमम पोटेंशियल था क्या यही था ना, आई नॉट इंटू एक्सएल, और कैपेसिटर में ये था VC इक्वल टू आई नॉट इंटू XC, ये था कि नहीं भाई, ये क्या है मैक्सिमम करंट, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस, और कैपेसिटर के लिए मैक्सिमम करंट है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। समझ पा रहे हैं, लिखेगा कंप्लीट हो जाएगा, ये लिखेगा, ध्यान देंगे, पेन क्लोज कर, समझ आएगा बात है क्या, यही तक मैं बोल रहा हूँ भाई, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कैसे ज्यादा होगा, कैसे मैं ज्यादा कर पाऊंगा, अगर मैं कैपेसिटिव जो इंडक्टिव रिएक्टेंस को ज्यादा करूंगा तो अभी वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब VL ग्रेटर देन VC तब होगा when XL ग्रेटर देन XC होगा, यस सर नो, XL ग्रेटर देन XC होगा, यस सर नो, कंप्लीट समझ में आ रहा है? अच्छा तो ये समझ में आएगा बात है। अब हम क्या करेंगे, देख भूल गया भाई, बस यही तो था,
तेरा ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई था। अब हम क्या करेंगे, अब एक इंपॉर्टेंट चीज बात करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज क्या ना, हमारा जो मतलब वोल्टेज आ गया, टोटल वोल्टेज कितना आ गया ना, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें अननोन है, इक्वेशन तो डिराइव कर दिया लेकिन दो चीजें अननोन है। तू जस्ट वेट कर, ये रिकॉर्ड हो जाने के बाद मैं चला दूंगा, दिख लेगा 10-15 मिनट। ठीक है, मैं पीछे नहीं खींच सकता। ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यहाँ पे दो चीजें अननोन है। क्या अननोन है, पहले तो एम्पलीट्यूड कितना मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम ये तो हमें पता नहीं है। दूसरा फाइव कितना फेज डिफरेंस आएगा पता नहीं है, कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, नो इंटीग्रेशन नो डेरिवेटिव ओनली फेज। समझ में आ रहा है? आओ मेरे को एक बात बता, मेरे को एम्पलीट्यूड चाहिए ई नॉट, तू यहाँ पे फेजर की देख, ये तरह एम्पलीट्यूड है ई नॉट है, तो इसका मैग्नीट्यूड ये, अच्छा ये जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड का मतलब यही तो होता है, लेंथ का होता है, ये लेंथ का मैग्नीट्यूड तो होता है एम्पलीट्यूड, तो मेरे को ये लेंथ चाहिए। ठीक है कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे देख एक्स, मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मतलब मेरे को ये चाहिए लेंथ, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, सिंपल सी बात है। मैं क्या करूंगा यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। क्या तेरे को राइटिंग का तरीका दिखाई दे रहा है, ये सर ना? अच्छा मेरे को एक बात बता, ये तरह परपेंडिकुलर और ये तरह क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, ये तरह हो जाएगा बेस, एंगल तो फाइव। समझ आ रहा हो जाएगा, यही चीज यार तो समझ में आ जाएगा तेरे को। ठीक है, अच्छा मेरे को ये लेंथ चाहिए, टोटल मैग्नीट्यूड चाहिए, टोटल वोल्टेज चाहिए, ये लेंथ कैसे कैलकुलेट करूंगा भाई? देख ये जो परपेंडिकुलर है, क्या ये cos वाला एक्सिस के साथ पैरेलल है, इसके साथ पैरेलल है? यस और नो? तो इस एक्सिस में कौन है भाई? VL माइनस BC है, जो नेट इसका जो मैग्नीट्यूड है VL माइनस BC है। यस और नो? तो इसका मतलब इसका हो जाएगा क्या, हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है भाई? a स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है कि नहीं? तो मेरे को ये लेंथ चाहिए, तो मैं p स्क्वायर करूंगा और b स्क्वायर करूंगा। ठीक है, अच्छा p स्क्वायर कितना है, ये देख नेट वोल्टेज यही आ रहा है ना, येलो वाला जो ये एरो मार्क है, VL माइनस BC है। ठीक है कि नहीं? ये क्या हो जाएगा, VL माइनस BC का स्क्वायर प्लस बेस में कौन है, रेजिस्टर का पोटेंशियल, समझ में आ रहा है VR, तो ये क्या हो जाएगा VL का स्क्वायर, ये हो जाएगा तेरा हाइपोटेन्यूस, यानी कि हाइपोटेन्यूस में कौन है, एम्पलीट्यूड है E नॉट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ E नॉट इक्वल टू E नॉट का स्क्वायर इक्वल टू BC माइनस VL एक्स है। यार मैं इसको थोड़ा सा अच्छा से लिखता हूँ, एक्स क्या समझ में आएगा भाई? मेरे को हाइपोटेन्यूस चाहिए, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा, e स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जब मैं परपेंडिकुलर की बात करूंगा तो मैं इस एक्सिस की बात कर रहा हूँ नहीं, मतलब VL माइनस BC की बात कर रहा हूँ, उसका लेंथ तो VL माइनस BC है ना, तो उसका स्क्वायर बस यहाँ पे ये बेस के साथ क्या है, VR है, क्योंकि जो रजिस्टर का क्रॉस वोल्टेज है वो इस एक्सिस के अलग आ रहा है कि नहीं, तो बेस के साथ पैरेलल है, तो VR का स्क्वायर हो जाएगा। तो कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देख मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, E नॉट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें पता है h स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, h स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर कौन है, हाइपोटेन्यूस, मतलब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस की तरह एम्पलीट्यूड है, ये लेंथ है तरह एम्पलीट्यूड, समझ में आ रहा है? ये टोटल है फंक्शन, लेंथ है तरह एम्पलीट्यूड, मैं फेजर में बताया था। तो ये क्या हो जाएगा, ये तरह हो जाएगा E नॉट का स्क्वायर इक्वल टू E नॉट का स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, p कितना है VL माइनस BC, तो VL इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज माइनस BC कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज का स्क्वायर प्लस बेस कितना है VR। ठीक है कि नहीं? तो VL का स्क्वायर आएगा, समझ आएगा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, E नॉट क्या हो जाएगा, तेरे को एम्पलीट्यूड चाहिए था, कितना आ गया, अंडर रूट VL माइनस BC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। क्या समझ में आएगा? इतना एम्पलीट्यूड आ गया, कितना इजीली आ गया एम्पलीट्यूड, समझ में आएगा? ये एम्पलीट्यूड मैं नीचे लिखता हूँ, समझ में आएगा? एम्पलीट्यूड कितना आ गया तेरा, एम्पलीट्यूड भाई यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा, E नॉट कितना तेरा आ गया, कैलकुलेट हो गया, कितना आ गया तेरा E नॉट कैलकुलेट हो गया, VL माइनस BC स्क्वायर, VL माइनस BC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सॉरी अंडर रूट, ये आ गया तेरा एम्पलीट्यूड। अच्छा मैं कोई बात बताऊँ, क्या वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर यही था, I नॉट इंटू XL, यही था कि नहीं, मैक्सिमम करंट इंटू इंडक्टिव रिएक्टेंस, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर I नॉट इंटू R, ओम्स लॉ के हिसाब से लिखा था कि नहीं, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर इक्वल टू I नॉट इंटू कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC था। ठीक है कि नहीं? तो ये बिल्कुल मैं यहाँ पे पुट कर दूँ और अच्छी बात हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? अच्छा देख मैं पुट कर रहा हूँ, VL को क्या लिखेगा, I नॉट XL माइनस I नॉट XC, एक सेकेंड समझ में आ रहा है कि नहीं,
आई नॉट एक्स डी का स्क्वायर देखो, ये क्या हो जाएगा आई नॉट आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना होते, तो ये क्या होगा, ये हो गया अपना अंडर रूट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? भाई इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे, मैं डिस्टर्ब नहीं होगा क्योंकि डिस्टर्ब होने के कारण क्या होता है ना, मैं सिली मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो आई नॉट एक्सएल माइनस आई नॉट एक्स का स्क्वायर प्लस आई नॉट आर स्क्वायर, उसका अंडर रूट आ गया। अच्छा, क्या दोनों टर्म में आई नॉट कॉमन है, तो आई नॉट का इसमें आई नॉट का स्क्वायर है और इसमें भी कॉमन ले हुआ तो स्क्वायर आ जाएगा, तो इसमें ले लो मतलब बाहर निकाल दूं, तो ये तरह क्या हो जाएगा आई नॉट अंडर रूट हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्स टी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। क्या यही होगा भाई, इसका आई नॉट है ना, बाहर निकाल दूंगा स्क्वायर हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर और अंडर रूट स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो गया, आई नॉट हो जाएगा और ये आई नॉट भी है, इसका स्क्वायर में दोनों को कॉमन ले लिया बाहर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया एक्सएल माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ गया, तो ये तरह क्या आ गया ना तेरा मैक्सिमम वोल्टेज फॉर द आरएलसी सर्किट में नेट वोल्टेज दिया गया। अगर तेरे को ये प्रॉब्लम में यूज होगा कैसे ना, अगर तेरे को रेजिस्टेंस दे रखा होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस दिया होगा और इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया होगा और करंट का मैक्सिमम वैल्यू दिया होगा, पूछेगा तेरा मैक्सिमम वोल्टेज कितना आएगा, मतलब पूरी सर्किट में ये फॉर्मूला है। समझ में आया? अच्छा, यहाँ पे एक इंपोर्टेंट चीजें तेरे को मैं फिर बताऊंगा। ये आई नॉट को अगर मैं इधर ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा ई नॉट बटे आई नॉट इक्वल टू ये हो जाएगा तेरा अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो ये ई नॉट बटे आई नॉट क्या है भाई, ये तो है रेजिस्टेंस टाइप का चीज है, रेजिस्टेंस टाइप का चीज है। V इक्वल टू आई आर, तो आई आर क्या होता है भाई V बटे आई, यहाँ पे V के बदले क्या है मैक्सिमम पोटेंशियल है, मैक्सिमम वोल्टेज है और I के बदले मैक्सिमम करंट है। तो ये क्या, ये कोई रेजिस्टेंस टाइप का चीज हुआ, ठीक है, रेजिस्टेंस टाइप का चीज हुआ। ये क्या है, रेजिस्टेंस टाइप का चीज है, रेजिस्टेंस टाइप का चीज है। तो सर रेजिस्टर तो है, ये चीज है क्या, देख रेजिस्टर भी कुछ ऑपोजिशन दे रहा है, इंडक्टर भी कुछ ऑपोजिशन दे रहा है, अपोज करता है ना करंट को, ये मैं भी डिस्कस करते हैं। कैपेसिटर भी कुछ ऑपोजिशन दे रहा है, तो टोटल सर्किट में अगर टोटल वोल्टेज कैलकुलेट करें तो टोटल सर्किट में भी टोटल रेजिस्टेंस आएगा। ये है तेरा टोटल रेजिस्टेंस, समझ में आया? ये टोटल रेजिस्टेंस, इसका भी एक नाम है क्या, तो रेजिस्टेंस अक्रॉस इंडक्टर क्या डिफाइन करा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस अक्रॉस कैपेसिटर तो क्या डिफाइन किया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो रेजिस्टेंस अक्रॉस होल आरएलसी सर्किट क्या होगा, इंपेडेंस। इसको नाम देंगे इंपेडेंस, क्या बोलेंगे इसको, इंपेडेंस। क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड इंपेडेंस। इंपेडेंस ये क्या बताएगा, इंपेडेंस क्या बताएगा, ये बताएगा थ्रू आउट द आरएलसी सर्किट, नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा। ऑब्वियसली सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऑपोजिशन दे रहे तो उनका नेट रेजिस्टेंस आएगा कि नहीं। भाई सीरीज में अगर 3 रेजिस्टर कनेक्टेड होता है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस सारे रेजिस्टर को जोड़ते हैं ना, R1 प्लस R2 प्लस R3 करके। तो यहाँ पे रेजिस्टर नहीं है, अलग अलग इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, तो उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा जो कि हमने फेजर में डिराइव किया। तो देखना ये क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, रेजिस्टर अक्रॉस ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर। ये क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर। ये क्या है, रेजिस्टर के कारण जो ऑपोजिशन मिलता है। सारे रेजिस्टर है कि नहीं, सारे रेजिस्टर का सम क्या है, नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा। और आरएलसी सर्किट के लिए हम उसका नाम देते हैं इंपेडेंस। क्या नाम देते हैं, इंपेडेंस। और इसको कौन सा सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, जेड से। इट इज रिप्रेजेंट बाय जेड, कैपिटल जेड, ऐसे समझ में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्या समझ में आएगा होता है, तो जेड क्या हो जाएगा, जेड इतना क्या हो गया, इंपेडेंस। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंपेडेंस क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू हो जाएगा तेरा XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। सबसे इंपोर्टेंट फॉर्मूला में से एक है। ये किसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, देख अगर तेरी सर्किट में सिर्फ इंडक्टर है तो रेजिस्टेंस कितना होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इक्वल टू ओमेगा, समझ में आ रहा है। अगर कैपेसिटर है XC इक्वल टू I बटे ओमेगा C, ये होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर आरएलसी सर्किट है तो तेरा नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, इंपेडेंस कितना होगा ना, XL माइनस XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अगर वैल्यू गिवन है तो इंपेडेंस कैलकुलेट कर लेंगे,
समझ में आ रहा है? अगर इंपेडेंस दे देगा, ये दोनों से किसका वैल्यू दे देगा और किसी का वैल्यू पूछेगा तो किस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेगा। देख कितना इजी फॉर्मूला आ गया, ठीक है। हमें एम्पलीट्यूड मिल गया, एम्पलीट्यूड से एम्पलीट्यूड कितना आएगा भाई, ये तरह एम्पलीट्यूड आएगा। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अगर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगर किसी आरएलसी सर्किट में मैं किसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज मतलब करंट सोर्स को प्रोवाइड कर रखा हूँ, कुछ डाटा गिवन हुआ, कौन सा डाटा ना, उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस गिवन होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस गिवन होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू दे देगा और पूछेगा कि जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स डेवलप होगा, ड्रॉप होगा टोटल सर्किट में कितना होगा ना, ये फॉर्मूला आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू पर इनका पता होगा तेरे को गिवन होगा, आई नॉट एक्सएल एक्ससी का वैल्यू पुट करके पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। समझ आ रहा है? फेजर कितना हेल्प करे पता चल रहा है? समझ में आ रहा है? अच्छा ये हो गया, बोल क्या ये समझ में आएगा बता? अच्छा, और ये टर्न तो हमने कैलकुलेट कर दिया, और एक टर्न बचा हुआ है कौन, फेज, कितना एंगल वो लीड कर रहा है, क्योंकि हमने पोटेंशियल अक्रॉस जो इंडक्टर को मैक्सिमम माना था, तो अभी तो वोल्टेज लीड कर रहा था, अगर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज को मैक्सिमम मानेंगे तो करंट लीड करेगा, ग्राफ नीचे आएगा। समझ में आ रहा है? रिजल्ट तो यहाँ पे हमने मान रखे कि जैसे कि हम मान रखे कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ज्यादा है, मतलब कैपेसिटर के कंपैरिजन में ज्यादा ड्रॉप हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है इंडक्टर क्या करेगा, वोल्टेज को लीड करेगा, ज्यादा लीड करेगा, लेकिन कितना फेज में वो लीड करेगा, कितना आगे चलेगा, वो फेज डिफरेंस बताएगा। लेकिन फेज डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया था नहीं, अब कैलकुलेट करेंगे। देखो फेज डिफरेंस यहाँ पे था, क्या हो जाएगा फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस जैसे जैसे मैं लिख हूँ वैसे वैसे समझ में आ रहा होता है। फेज डिफरेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस 5 हमने लिया तो कितना हो जाएगा, 3 से होगा। फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए तो क्या करेगा भाई, फेज डिफरेंस मतलब क्या है, मतलब कितना एंगल चला, समझ में आ रहा है? देखो कितना एंगल वो लीड कर रहा है। देख फेज डिफरेंस क्या है, करंट का एक्सिस यही है, करंट इधर है, वोल्टेज 5 एंगल आगे चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या है, 5 है, तो इसका मतलब वोल्टेज करंट से 5 एंगल लीड कर रहा है, ठीक है कि उसका कैलकुलेट करना है। तो फेजर में बताया था जब भी एंगल कैलकुलेट करना है, स्लोप कैलकुलेट करना, tan फाई, यहाँ पे ये एंगल से है ना, tan फाई कैलकुलेट कर कितना आएगा, tan फाई इक्वल टू ये तरह हो जाएगा परपेंडिकुलर ओपन बेस, tan फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर ओपन बेस, परपेंडिकुलर कितना है भाई, परपेंडिकुलर तरह कितना है बता, क्या परपेंडिकुलर में तरह वैल्यू यही तो परपेंडिकुलर है, VL माइनस BC, तो VL माइनस BC और बेस कितना है बता, बेस कितना VR, ठीक है बस ये आ गया। अच्छा VL को लिख सकते हैं आई नॉट XL और VC को लिख सकते हैं आई नॉट XC और VR को लिख सकते हैं आई नॉट R, तो आई नॉट कैंसिल हो जाएगा सब में, ये हो जाएगा XL इंडक्टिव रिएक्टेंस माइनस XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस बटे R, ये तरह हो जाएगा tan फाई यानी फेज डिफरेंस कितना आएगा। अगर तेरे को इंडक्टिव रिएक्टेंस पता है, RLC सर्किट में तेरे को इंडक्टिव रिएक्टेंस पता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस पता है और रेजिस्टेंस भी पता है, तो तेरे को फेज डिफरेंस कुछ न पूछ रहा है कि वोल्टेज कितना लीड करेगा, ये फॉर्मूला पता ना, फाई आ जाएगा। और फाई कितना यहाँ पे लिख सकता है, फाई इक्वल टू tan इनवर्स XL माइनस XC बटे R। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया बताने, फाई आ गया, कंप्लीट टॉपिक कंप्लीट, मतलब ये वाला टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन है कंप्लीट है, इजी क्वेश्चन है, समझ में आता है? अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन ये टोटल नहीं पूछेगा, कैसे पूछेगा, आरएलसी सर्किट बनाओ, वोल्टेज मतलब करंट सोर्स दे दिया, फेजर कैसा होगा बनाओ, पूरी सर्किट का नेट सर्किट इस टाइप का बनेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि सबका बिहेवियर तुम लोगों को पता है, समझा रहे कि नहीं? अच्छा इसको मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, एक सेकेंड, हो गया ये कंप्लीट हो गया, एक सेकेंड ये भाई, अच्छा हाँ ये समझ में आएगा कि नहीं? इसको मैं नीचे लेके जाता हूँ। पीछे चले आप, मैं ये समझा रहा हूँ, इसका मतलब मैं किसके बात कर रहा हूँ, जिस दिन से भी सानू मिला मैं तेरे पीछे पीछे चला, किसका बात कर रहा हूँ, इंडक्टर वोल्टेज को लीड कराता है, सानू वोल्टेज है भाई, जिस दिन से तू सानू मिले मैं तेरे आगे आगे चलिया, बता कौन सी बात कर रहा हूँ, गाँव से साथ साथ रेजिस्टेंस, समझ में क्या बात है? ठीक है
ये ट्रिक है यार, शानदार ट्रिक है। मैं भी कभी कभी मैं खुद के ऊपर ही यकीन नहीं करता यार, इस टाइप का ट्रिक कहाँ से आता है, खतरनाक। हाँ बड़ा तो करना है ना मुझको। एक सेकंड, हाँ यहाँ पे मैं तो फाइव कितना हो जाएगा, फाइव हो जाएगा tan इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी बटे आर, ये आ गया हेजल। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे टेबल बना रहा हूँ, टेबल एक इंपॉर्टेंट टेबल जो हमने सीखा है टेबल, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टेबल मैं बना दे रहा हूँ ताकि तुम लोगों को याद रखने में, मतलब याद रखने में मदद मिल जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट टेबल साथ तो पढ़ना ही रहा हूँ क्वेश्चन के लिए, लेकिन टेबल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट टेबल। टेबल क्या है यहाँ पे बता रहा हूँ भाई, देख रेजिस्टर के लिए बता रहा हूँ। रेजिस्टर क्या करता है, वोल्टेज ई एंड आई सेम फेज में होता है, सेम फेज में होता है। तो ई का इक्वेशन क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई का इक्वेशन क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। समझ आ रहा होता है। अच्छा, रेजिस्टर के लिए तो वो फेज डिफरेंस कुछ आता है ना, तो उसके लिए कुछ बस इतना से ही डिफाइन होगा। फिर बात करेंगे इंडक्टर के लिए, ये रेजिस्टर के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, इंडक्टर के लिए, इंडक्टर के लिए, ठीक है, इंडक्टर के लिए जिसका मतलब सेल्फ इंडक्टेंस करो, ये क्या हो जाएगा, ई क्या जिस दिन से जो सान मिला मैं तेरे पीछे पीछे चले ना। हाँ, इंडक्टर के लिए वोल्टेज करंट ई लीड, ई लीड, ई लीड बाय करंट बाय पाई बाय 2 टू करंट। समझ आ रहा है, ई लीड बाय पाई बाय 2। अच्छा मैं इसको आंसर से लिखता हूँ, यहाँ पे लीड कौन करता है, ई लीड, वोल्टेज लीड करता है ई लीड बाय पाई बाय 2। ठीक है, ई लीड हम फ्रॉम करंट, ठीक, फ्रॉम करंट फ्रॉम आई। समझना क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, क्योंकि लीड करता है पाई बाय 2, तो करंट का वोल्टेज क्योंकि करंट से तो वोल्टेज। अच्छा एक सेकंड, पाई बाय 2 होता है और करंट क्या हो जाएगा तेरा, अबे नहीं रे, एक सेकंड मैं सिर्फ इंडक्टिव सर्किट दिया बोल रहा हूँ भाई। वोल्टेज तो तू इतना दे रखा था ना, ई नॉट साइन ओमेगा टी, पर करंट क्या था, वोल्टेज लीड कर रहा था करंट से, तो करंट वोल्टेज से मतलब करंट वोल्टेज से लेग कर रहा था पाई बाय 2, तो मतलब ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 लिखूंगा। करंट का वैल्यू कैलकुलेट किया था ना, प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात कर रहा हूँ, आरएलसी सर्किट की बात नहीं कर रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा, आई कर दो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, तो उससे माइनस पाई बाय 2 चल पीछे चल रहा है, इसका मतलब लीड कौन कर रहा है, वोल्टेज कर रहा है, तो कितना एंगल कर रहा है, पाई बाय 2, यही से जो पता चलता है ना। और पाई बाय 2 पीछे कौन चल रहा है, करंट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज इंडक्टर के लिए डिफाइन किया था, कौन सा चीज है, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, ये क्या था भाई, ये था हमारा ई नॉट बटे आई नॉट, यही था। ठीक है कि नहीं, और यहाँ पे देख एक्स नॉट एक्सएल, इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर बढ़ेगा तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, घटेगा, तो इसके करंट का क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड घटेगा। ठीक है, ये था वोल्टेज का और ये था करंट का, जिसकी वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट क्या कर रहा है, करंट लेग कर रहा है, पाई बाय 2 यहीं से करंट लेग कर रहा था और उसका तरफ फिर से ऐसे लगा। समझ आ रहा है, एक सेकंड समझ आ रहा है, ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे बना लेना। ठीक है, ये तो तुम लोगों को पता है, क्योंकि ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ई नॉट बटा आई नॉट, यही था कि नहीं। तो अगर एम्पलीट्यूड तरह मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, घटेगा कि नहीं, घटेगा। तो ग्राफ के साथ ऊपर तरफ बन रहा था, ये था कि नहीं ग्राफ, ये तरह वोल्टेज का था और वोल्टेज लीड कर रहा था, और यहाँ पे पाई बाय 2 पर करंट क्या करता है, लेग कर रहा था, तो लेग करने का मतलब क्या है, और एम्पलीट्यूड देख, इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर बढ़ेगा एम्पलीट्यूड घटेगा, तो इसलिए करंट को क्या करेंगे, थोड़ा सा एम्पलीट्यूड घटाएंगे, क्योंकि ऑपोजिशन मिलता है। समझ में आया होगा, कुछ एनर्जी रिलीज होता है वहाँ पर ऑपोजिशन के कारण, मतलब लॉस हो जाता है वहाँ पर, तो ऐसे बनेगा। देख कितना नीचे है कि नहीं, समझ में आया होता है, समझ में आया होता है। ठीक है, अच्छा, और फेजर में भी वही बनेगा। फेजर में भी क्या बनना था भाई, फेजर में यही था कि नहीं, मेरे को एक बार बता, वोल्टेज लीड कर रहा था कितना, मतलब वोल्टेज अगर, अच्छा यहाँ पे था कितना वोल्टेज, यहाँ पे था, एक सेकंड यार उसका फेजर किसी बनाया। अच्छा क्या था इक्वेशन देख, साइन ओमेगा टी, तो मतलब ये था ई नॉट, अच्छा ये तरह कितना साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 ओमेगा टी। अच्छा एक सेकंड, मैं मेरा फेजर नहीं बना रहा हूँ, इसका फेजर बना रहा हूँ। क्या था भाई, ये तो रेफरेंस, इसको साइन एक्सिस लेते हैं,
पहले करंट क्या बनेगा, मतलब वोल्टेज क्या बनेगा, ओमेगा टी एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल है ना, एंटी क्लॉकवाइज इधर बनेगा, इधर आएगा, फेजर आ जाएगा इधर, कितना है ओमेगा टी, क्योंकि रोटेशन करेंगे भाई, ओरिजिनल फेजर को रोटेट कराएंगे तो इस टाइप का बनेगा। आज बता था कि नहीं, बस वो रोटेशन में जाना नहीं है, मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से करना। ये कितना क्या आ गया वोल्टेज, अच्छा वोल्टेज से वोल्टेज इधर ये की वोल्टेज, अच्छा वोल्टेज से कौन पीछे चल रहा है, करंट पीछे चल रहा है कितना 90 डिग्री, तो 90 डिग्री मतलब इससे 90 डिग्री मतलब यहाँ से आएगा, ठीक है कि यहाँ पे क्लॉकवाइज यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री, समझ पा रहे हैं। ये कितना हो जाएगा ना वोल्टेज, अच्छा इसको थोड़ा सा छोटा रखना, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा छोटा रखना करंट, क्योंकि करंट क्या है लेग, मतलब लेग तो करता है π/2 90 डिग्री लेग करता है, वोल्टेज लेग करता है, करंट लेग करता है, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम है इस टाइप का। हाँ लॉस क्या होगा, समझ में आ रहा है। ये तरह 90 डिग्री तक 90 डिग्री पीछे चल रहा है कि नहीं, एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे, समझ में आ गया π/2 रेडियन पीछे, ये तो बैठा पाएगा सारा जो समझ आ गया। अच्छा ये तरह इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया, इंडक्टर की बात हो गया, फिर आएंगे कैपेसिटर की बात। कैपेसिटर के लिए क्या है, कैपेसिटर के लिए क्या था, कैपेसिटर करंट को लीड करा रहा था, ठीक है कि नहीं, हमने गिवन किया था वोल्टेज कितना था E = E0 sin ओमेगा टी, प्योर कैपेसिटर की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो करंट कितना आ रहा था I0 sin ओमेगा टी प्लस π/2, यस सर नो, ओमेगा नॉट sin ओमेगा टी प्लस π/2 ये था। अच्छा यहाँ पे मेरे को एक बात बताओ कि जो I0 का वैल्यू भी कुछ आया था कि नहीं, I0 का वैल्यू कितना आया था, I0 का वैल्यू आया था, एक सेकंड, I0 का वैल्यू कुछ आया था ओमेगा एक सेकंड कितना था I0 का वैल्यू, एक सेकंड सी इंटू वी E0 sin ओमेगा टी आई क्या था सी ओमेगा E0, हाँ सी ओमेगा E0, इसका मैक्सिमम यही था कि वेरीफाई करो, सी ओमेगा E0 था ना, देख कैपेसिटर प्योर कैपेसिटर सोर्स कंटेंट प्योर का था कि नहीं, देखो देखो वेरीफाई करो, मैं थोड़ा सा देखो भाई, मैं सारे कितना चीजें याद रखूंगा यार, सही है कि नहीं, सी ओमेगा E0 था कि नहीं, हाँ भाई यही था, ठीक है। अच्छा उसका पहले यही था कि नहीं, अच्छा यहाँ पे हमें, अच्छा मैं एक बात बता, यहाँ पे हमने एक चीज और डिफाइन कर रहे थे, क्या डिफाइन कर रहे थे ना, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस Xc, तो Xc क्या हो जाएगा तेरा, Xc तेरा हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा तेरा 1/ωc, क्या समझ में आ रहे थे, क्या यही था कि नहीं, सही है कि नहीं, Xc कितना हो जाएगा 1/ωc, ठीक है, क्योंकि E0/I0 लेंगे, ये रजिस्टर टाइप का चीज आएगा, इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलेंगे, हो जाएगा 1/ωc, ये सारा चीजें समझ में आएगा। अच्छा उसका फेजर क्या था भाई, करंट लीड कर रहा था, तो उसका फेजर यही था कि नहीं, जो वेव फॉर्म डायग्राम कैसा था, ये तरह था वोल्टेज E के लिए, और ये करंट यहाँ पे शुरू हो रहा था यहाँ पे, और करंट का एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम आएगा, यहाँ से शुरू हो रहा था -π/2 पर, रेफरेंस के लिए लिया था, क्योंकि आगे चल रहा है ना, लीड कर रहा है, तो यहाँ पे आएगा, तो ये थोड़ा सा ऐसे समझ में आ रहे थे, एम्पलीट्यूड कम है, समझ में आ रहे थे, ये उसका ग्राफ हो गया, एक किसका है I और E का, और यहाँ पे टाइम का T का, समझ में आया। अच्छा उसका फेजर कैसा था, फेजर ऐसा था कि नहीं, साइन, अच्छा वोल्टेज क्या था साइन ओमेगा टी मतलब यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा टी एंगल, अगर आगे जाएगा यहाँ पे आ जाएगा तेरा E0, ठीक है, करंट लीड कर रहा है, उससे 90 डिग्री आगे चल रहा था, तो 90 डिग्री मतलब यहाँ पे, और उसका आपको जो थोड़ा सा कम करो, समझ में आएगा होता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का फेज डिफरेंस था कि नहीं π/2 का, समझ में आ रहा होता है। ये सारी चीजें अच्छे से बना के टेबल बना, समझ में आ रहा होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा ये सारी चीजें था, तो ये सारी चीजें हो गया, और बात करते हैं, ये हो गया ना, रेजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, और बात करते हैं RLC सर्किट, फॉर RLC सर्किट, रेजिस्टर होगा और इंडक्टर होगा और कैपेसिटर होगा इन सीरीज। तो यहाँ पे दो चीजें हमें पता चला, क्या कि जो करंट था, हमने करंट सोर्स दे रखा था और वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे थे, तो करंट कितना था I0 sin ओमेगा टी, वोल्टेज क्या आ गया E कितना हो गया ना, E0 sin ओमेगा टी प्लस π/2, ये सब, और E0 का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, कितना किया ना XL
ई नॉट का वैल्यू कितना कैलकुलेट किया, एक सेकंड। मेरे को सारी चीजें याद नहीं रहता भाई, क्योंकि मैं डिराइव करता हूँ सारी चीजें, दिखना पड़ता है मेरे को। एक सेकंड, कितना कैलकुलेट किया भाई? ई नॉट हमने कैलकुलेट किया कि नहीं? आप आई नॉट एक्सएल माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये तरह ई नॉट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वैल्यू, ठीक है। ये कितना आ गया था? जो हमने कैलकुलेट किया वो चीज को टेबल फॉर्म में बना रहा हूँ। ये हो गया था आई नॉट अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस कितना है आर का स्क्वायर साइन। इधर आ गया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इसका। करंट दे रखे थे, वोल्टेज इतना डिराइव किया फेजर से बाय फेजर से ये वोल्टेज को हमने कैलकुलेट कर लिया, ये पूरा टोटल इक्वेशन को। फिर हमने यहाँ पे एम्पलीट्यूड को कैलकुलेट किया क्योंकि वो नोन था, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पे एक चीज हमने और भी डिपेंड किया, क्या इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है ना, ई नॉट बटा आई नॉट, आई नॉट इधर ले आओ, इसको बोलेंगे इम्पीडेंस। ये क्या हो जाएगा, ये तरह हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, इधर होगा इम्पीडेंस। समझ में आ रहा है? इम्पीडेंस मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ये क्या है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इसमें फॉर्मूला ज्यादा है, याद रखना, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, बस तुम्हारा प्रैक्टिस होना चाहिए, फिर हो जाएगा। बोल क्या तेरे को यहाँ तक ऐसी तेरे को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है? कुछ डिफिकल्ट नहीं है, मैथमेटिकल चीज है, मजा आएगा अगर तो साथ, क्योंकि फेजर तो समझ में आ चुका है ना, मजा नहीं आ रहा है। अगर प्रैक्टिस नहीं करके छोड़ देगा ना, फंस जाएगा। समझ में आ रहा है? प्रैक्टिस करो थोड़ा बहुत, मतलब 20 मिनट आज जितना पढ़ा है उसको थोड़ा सा जाकर देखो, थोड़ा सा दिमाग में घुसाओ, थोड़ा बहुत, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत घुमा, मतलब थोड़ा बहुत बस बैठते थोड़ा बहुत 10-15 मिनट बस खुद देख लो क्या क्या पढ़ाया था, और रिकॉल करो कि मैं किस टाइप का बात कर रहा था, मैं कैसे क्या पढ़ रहा था, मेरे को रिकॉल करो। मेरे को रिकॉल करने का मतलब क्या है, मेरे मुंह को नहीं, मैं जो बोलता हूँ वो चीजें तुम्हारा कान में सुनाई देना चाहिए। क्लास में जो चीजें मैं बोलता हूँ तुम्हारा कान में सुनाई देना चाहिए। समझ में आ रहा था? तो ये तेरा हो गया तेरा इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अच्छा इम्पीडेंस हो गया। फिर उसके बाद फाई हमने कैलकुलेट किया, फेज डिफरेंस कितना था भाई, एक्सएल माइनस एक्ससी बटा, यही था कि नहीं, tan फाई यही था, और फाई कितना हो गया, tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी बटा आर। समझ में आ गया? तो ये तरह क्या आ गया, फेज डिफरेंस आएगा। तो मतलब जो आरएलसी सर्किट में जो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा कितना आएगा, जिसको हम इंपीडेंस बोलेंगे, एक्सएल माइनस एक्ससी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये देख, ये 3 कैरेक्टर के लिए कि नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ रहा है, क्योंकि सारे कैरेक्टर्स कुछ अपोजिशन दे रहे थे। ये क्या है, इंडक्टर है, वो कुछ इंपोज कर रहा था, अपोजिशन दे रहा था, रुकावट, इसलिए इंडक्टिव रिएक्टेंस। कैपेसिटर भी कुछ दे रहा था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रेजिस्टर तो खुद ही रुकावट देता है, रेजिस्टेंस। तो नेट सबको मिला दे, सीरीज में कनेक्ट था, इंपीडेंस है। इंपीडेंस होगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज आरएलसी सर्किट। ये इंपॉर्टेंट है, कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन इसमें नहीं है। फेजर का समझ में आ चुका है, वो फेजर बनाओ, और इसमें इसको कैलकुलेट करना तो तरीका ही चाहिए, थोड़ा सा उधर करके बस वैल्यू पुट कर दो, जो ओम्स लॉ लगा के तो कैलकुलेट कर। समझ में आएगा? बस इतना हो गया तेरा सारे चीज। देख क्या समझ में आ गया होता है सर को? सारा समझ में आया कि नहीं? Here I need π/2 from voltage। समझ में आ रहा है? यहाँ पे लीड कौन करता है, करंट लीड करता है। समझ में आ रहा है? ऑफ कर दिया, एक सेकेंड। अच्छा यहाँ पे कौन लीड करता है, ये फॉर सर्किट में, इफ VL ग्रेटर देन VC का, इस कंडीशन में इस VL ग्रेटर देन C, VL ग्रेटर देन VC, मतलब इंडक्टर का अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, अगर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप से ज्यादा हो, इस कंडीशन में इसमें क्या होगा ना, तेरा वोल्टेज ई लीड बाय हाई फेज डिफरेंस फ्रॉम आर। समझ में आ रहा है? वोल्टेज लीड करेगा। समझ में आ रहा है? बस ओके।